हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जो हम लोग देखिए जो पीटी 365 कर रहे थे हम लोग इकोनॉमिक्स का, उसमें हम लोग ने ये आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि इकोनॉमिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है और ध्यान क्या रखना था कि भारत 121वें रैंक पे है, ये ध्यान में रखना था, और सिंगापुर फर्स्ट रैंक पे है। तो मैंने बोला था रैंकिंग में मैक्सिमम अगर आपको याद रखनी है तो रैंकिंग कैसे पढ़ना है, आपको मैक्सिमम पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि जो न्यूज़ में रही है केवल वही रैंकिंग, यानी इंपॉर्टेंट रैंकिंग जो चीज़ न्यूज़ में रही है। जैसे ये जो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है ये आप देखेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे में पूछा गया है, तो इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में रही है। अब ये न्यूज़ में रही है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, न कि जो अंट जितनी रैंकिंग मार्केट में मिल जाएगी है ना, नानी वीडियो नाना वीडियो, तो वो वाले रैंकिंग नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है केवल वही पढ़ना है। तो इस तरह से हम लोग ने ये कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में। आज हम लोग जो सुर्खियों में रही आर्थिक अवधारणाएं हैं, इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट्स इन न्यूज़, आज बेसिकली हम लोग यही देखने वाले हैं। क्योंकि कई बार देखेंगे आप यूपीएससी यूपीपीसीएस में सीधे नाम दे देता है कि इसका मतलब बताओ। ठीक है, तो जैसे पहला है ऋण चूक स्वैप, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। तो ये क्या होता है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप? कुछ नहीं है, जैसे आप मान लो कोई संपत्ति खरीदते हो है ना, कोई एसेट लेते हो, तो उस पर आप क्या करते हो, बीमा करवाते हो। जैसे आपने कार लिया तो कार का बीमा कराए कि भाई कार कहीं ठोंक दिए है ना, या कहीं कोई चुरा लिया, तो उसके लिए क्या हो कि एक बीमा कंपनी आपको भुगतान करे। ठीक है, कार का भुगतान करे। उसी तरह से क्या होता है जब आप मार्केट में बॉन्ड खरीदते हो, ठीक है, आप बॉन्ड लेते हो मार्केट में, तो आप क्या करते हो साथ में एक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एग्रीमेंट करते हो किसी बीमा कंपनी से। और क्या होता है कि जब आपका बॉन्ड आपका बर्बाद हो गया, जेम्स बॉन्ड की जगह कोई लल्लू पंजू बॉन्ड हो गया, ठीक है, फालतू निकल गया, बेसिकली फेल कर गया जो आपने जिस कंपनी में बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया था, तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एग्रीमेंट के माध्यम से जो आपका पैसा होता है वो आपको वापस मिल जाता है। तो और कुछ नहीं है, यही बात है। बस अब देखो क्या है, यही न्यूज़ में है, बोला है कि दिशा निर्देशों का प्रारूप भारतीय रिजर्व बैंक ने CDS पर जारी किया है। ये क्या है, बीमा का एक रूप है जिसे एक बॉन्ड निवेशक निगम द्वारा संभावित चूक के विरुद्ध क्रय करता है। यदि अंतर्निहित बॉन्ड में चूक हो जाती है तो CDS का जारीकर्ता चूक के लिए भुगतान करता है। ठीक है, एक प्रीमियम शुल्क आरोपित किया जाता है। बेसिकली वही ये बीमा है। ठीक है, तो जो है ना CDS। अब ये देखिए ये क्या है, बीमा कंपनी या किसी अनुमत विनियमित वित्तीय इकाई द्वारा जारी किया जा सकता है जो CDS है। अब क्या है, पहले 2011 में RBI करने वाला था लेकिन उसने स्थगित कर दिया था। क्यों? क्योंकि 2008 का जो वित्तीय संकट था उसको लिए माना जाता है कि CDS, क्योंकि अमेरिका में बॉन्ड मार्केट बहुत बूम पे था और वही बॉन्ड मार्केट बेसिकली फेल हुआ, तो माना जाता है कि इसीलिए जब CDS होता है तो क्या होता है, लोग बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट खूब करने लगते हैं, जिस बॉन्ड में फ़ायदा देखते हैं, तो है ना कि यार हम चूक हो जाएगा तो हमको तो मिलेगा ही मिलेगा। इस कारण से क्या होता है कि बॉन्ड मार्केट बहुत तेज़ से बढ़ जाता है और वो रिस्की हो जाता है, मतलब बाद में डूबने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। और यही हुआ था 2008 के वित्तीय संकट में। तो ये इस वजह से RBI ने शुरू में रोक लगाई थी, अब बोला है कि एक दिशा निर्देश RBI ने दे दी है। ठीक है, अगला हम लोग देते हैं करेंसी स्वैप। तो करेंसी स्वैप क्या होता है, बेसिकली डॉलर है ना, जैसे क्या होता है, मान लो कोई दो देश आपस में व्यापार कर रहे हैं, मान लो इंडिया और यहाँ पे श्रीलंका आपस में व्यापार कर रहे हैं, तो इन लोग का एक एग्रीमेंट होता है कि मान लो ज़रूरत पड़ी तो इंडिया इसको उधार दे सकता है। एक तो काम ये कर सकता है, इंडिया इसको लोन दे दे, है ना, लेकिन लोन लेने से डरते हैं लोग क्योंकि ब्याज दर बहुत ज़्यादा होती है कई बार। इस वजह से क्या होता है, कई बार हम लोग देखेंगे आप लोग करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया जाता है, CSA किया जाता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि श्रीलंका अपना रुपया देके, है ना, अपना रुपया देके कहेगा कि भारत अपना रुपया दे दो। बेसिकली आपस में व्यापार करने के लिए करेंसी स्वैप एग्रीमेंट बहुत आसान हो जाता है। बेसिकली करेंसी को स्वैप किया जाता है एक कंट्री द्वारा दूसरे कंट्री से, जैसे भारत और जापान के मध्य करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है। ठीक है, तो देखिए वही है, लिखा भी है, भारत ने श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने सार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क, तो एक है, ध्यान में रखना है, सार्क कंट्रीज़ का आपस में मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो यही न्यूज़ में पूछ सकता है कि मतलब यूपीपीसीएस में यही पूछ सकता है, निम्नलिखित में से किनके साथ भारत का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है। तो ध्यान रखना जापान के साथ है और सार्क के साथ है, और भी कई देश होंगे, ये दोनों हमें पता है। ठीक है, जो नहीं पता है उसके बारे में ज़्यादा सोचने विचारने का नहीं है। अब इधर देखो, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक करेंसी स्वैप समझौता किया। बेसिकली 400 मिलियन डॉलर का क्या है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, मतलब एक फिक्स प्राइस पे
ठीक है, श्रीलंका अपना रुपया देगा, जो श्रीलंका का रुपया होगा वो हमको देगा और हम उसके बदले उसको डॉलर देंगे एक फिक्स प्राइस पे, ठीक है, पहले से जो एग्रीमेंट है उसके फिक्स प्राइस पे। तो वही देखिए लिखा है, वस्तुतः पूर्व निर्धारित नियमों और शर्तों के अंतर्गत दो देशों के मध्य मुद्राओं के आदान प्रदान के लिए किए गए एक समझौते को संदर्भित करता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, मतलब पहले से शर्तें निर्धारित हैं और एक समझौता हो जाता है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे। सार्क करेंसी स्वैप एग्रीमेंट की स्थापना 2012 में हुई थी, ठीक है, और सभी सार्क देशों के लिए उपलब्ध है, ध्यान रखना सभी सार्क देशों के लिए उपलब्ध है। धन का आहरण अमेरिकी डॉलर, यूरो या भारतीय रुपए में किया जा सकता है। तो जो कंट्री अपना रुपया देगी वो तीन ही रुपया में ले सकती है, मतलब तीन ही मुद्राओं में पैसा ले सकती है। तो डॉलर, यूरो या भारतीय रुपया, पाकिस्तानी रुपया नहीं चलेगा, नेपाली रुपया नहीं चलेगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो सार्क करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, निधि कंपनियां। अब निधि कंपनियां क्या होती हैं, आपको ध्यान में रखना है पहली बात कि ये क्या होती हैं, ये बेसिकली एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां हैं, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां जो अपने सदस्यों या शेयर धारकों के साथ ऋणों के लेन देन का व्यापार करती हैं। बेसिकली एक ऋणों के लेन देन का व्यापार करने वाली कंपनियां होती है जिनको हम लोग बोलते हैं निधि कंपनियां। अब ध्यान रखना है, इनको आप ये बताओ इनका रेगुलेशन कौन करता है। जैसे आपको पता होगा, ठीक है, जैसे आपको पता होगा बैंकों का रेगुलेशन आरबीआई करता है, ठीक है, तो निधि कंपनियों का रेगुलेशन कौन करता है। तो आंसर ध्यान में रखना है, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय करता है, आरबीआई नहीं करता है। निधि कंपनियों का, ठीक है, जो आप कह सकते हो रेगुलेशन है वो कौन करता है, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय करता है, ठीक है, ये दिमाग में ध्यान रखना है। अब इधर देखो, यहाँ पे लिखा भी है निधि कंपनियां क्या है, इसे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। इसमें एफडीआई निषिद्ध है। तो ये ध्यान में रखना है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, जैसे जनरली कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि किन क्षेत्रों में कितना एफडीआई है, ठीक है, तो ध्यान रखना है कि निधि कंपनियों में एफडीआई 0 है, ठीक है, कोई एफडीआई निषिद्ध है। और ये बात पता ही चल गई। और बेसिकली एक न्यूज़ है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने निवेशकों को कहा था कि निधि कंपनियों की स्थिति का सत्यापन कर लीजिए निवेश करने से पूर्व। बस ये न्यूज़ में था, इस वजह से जानना जरूरी हो जाता है कि निधि कंपनियां क्या हैं। तो ये आपको पता चल गया कि एक एनबीएफसी होती हैं बेसिकली, लेकिन आपको सामान्यतः पता होगा कि एनबीएफसीज का रेगुलेशन आपको सामान्यतः पता होगा कि आरबीआई करती है, लेकिन निधि कंपनियों का रेगुलेशन कौन करता है, निधि कंपनियों का रेगुलेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये करती है, ठीक है। तो केवल शॉर्ट नोट्स में यही बनाना है, निधि कंपनियां लिख देना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और यहाँ पे लिख देना कंपनी एक्ट के तहत अधिसूचित, केवल इतना लिख लेना। इसके बारे में तो पता ही होगा, मतलब पढ़ के समझ जाते हैं, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। अब त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस, ये क्या होते हैं, बेसिकली आरबीआई द्वारा एक्शन लिया जाता है, एक लिमिट सेट होती है। देखो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन बेसिकली एक लिमिट सेट होती है, थ्रेशहोल्ड। मान लो कोई बैंक का लोन या फिर रिटर्न ऑफ, जो मान लो पैसा 10 रुपया बैंक लगा रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोग बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या बैंक का लोन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो एक थ्रेशहोल्ड है, इसके ऊपर जो बैंक का लोन आप कहोगे एनपीए, बैंक का एनपीए जो एक लिमिट के आगे बढ़ेगा, तुरंत अपने आप आरबीआई क्या करती है, उसके ऊपर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस के थ्रू मेजर लेती है। तो ध्यान में रखना है क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, अभी मैं समझा भी दे रहा हूँ बेसिकली है क्या, है ना। आपको ध्यान में ये रखना है कि ये यही पूछेगा कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस किसके द्वारा लिया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है आरबीआई, ठीक है, आरबीआई द्वारा लिया जाता है। क्या है, बैंकों के ऊपर एक प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई है, ठीक है, कि बैंकों को नया ऋण देने से रोक देते हैं, कई बार बोल देते हैं कि प्राथमिकता क्षेत्र में अब उधार मत दो या कम दो, है ना। तो बैंकों के लिए बेसिकली नए नए निर्देश जारी करती है आरबीआई, बोलता है कि जो लोग जमा किए उनको अभी पैसा नहीं मिलेगा, है ना। कुछ आरबीआई क्या करती है, बैंकों के ऊपर कार्रवाई करती है बेसिकली, ठीक है। अब देखो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो लिखा है, ये न्यूज़ क्यों है, आईडीबीआई जो बैंक है पीसीए मानदंडों के दायरे से बाहर निकल गया है, मतलब आईडीबीआई ने अच्छा काम किया है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, और बाहर निकल गया। अब केवल 3 बैंक बचे हैं, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सीबीआई, यूको बैंक यानी यूबी और इंडियन ओवरसीज़ बैंक आईओबी, केवल ये 3 बैंक ही अब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस के दायरे में बने हुए हैं, ठीक है, और बाकी निकल गए बाहर। अब ये है क्या, एक ढांचा है जिसके तहत कमजोर वित्तीय स्थिति वाले बैंकों को आरबीआई की निगरानी में रखा जाता है। तो मैंने वही बात बताई कि आप कमजोर वित्तीय स्थिति कैसे होती है, कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है, जो बैंक जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उससे उसका रिटर्न बहुत कम है, या फिर क्या होगा, लोन एनपीए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इन कारणों से बेसिकली कमजोर वित्तीय स्थिति उत्पन्न होती है और इसके निगरानी में रखा जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है 3 मानक, ये 3 मानक ध्यान में रखना है, ये पूछ सकता है यूपीएससी, ठीक है। यूपीपीसीएस में तो यही पूछेगा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस कौन लेता है, तो ध्यान रखना भाई आरबीआई लेता है, लेकिन यूपीपीसीएस में ये पूछ सकता है, सॉरी यूपीएससी में ये पूछ सकता है कौन से मानक होते हैं। तो देखो पूंजी पर्याप्तता अनुपात, मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इसको हम लोग बोलते हैं
पूंजी पर्याप्तता अनुपात, परिसंपत्ति की गुणवत्ता और लाभप्रदता पर गिरावट। ठीक है, तो बेसिकली एसेट क्वालिटी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो तीन चीज़ है। देखिए आप, तीन चीज़ हैं। ठीक है, तो आरबीआई क्या करता है, अगर इन तीन चीज़ों में मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो नहीं है अच्छा, दूसरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट खराब है, और तीसरा आप कह सकते हो परिसंपत्ति की गुणवत्ता, यानी बेसिकली एनपीए बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आरबीआई क्या करता है, ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए लगा देता है। अगला हम लोग देते हैं स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज। ये बेसिकली क्या होती है, कुछ नहीं होती है। मान लो एक कंपनी है, ठीक है, मान लो बेसिकली क्या है कि कई बार लीगल पर्पजेस से ये चीज़ देखा जाता है कि मान लो ऐसे एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो एक दुकान है, ठीक है, एक दुकान है ना, और दुकान क्या कर रहा है, अपना खरीद बिक्री कर रहा है। ठीक है, खरीद बिक्री कुछ कर रहा है एक दुकान वाला। अब वो सोच रहा है कि चलो हम एक नया बिजनेस करते हैं, एक प्रोडक्शन भी एक चालू कर देते हैं, एक चीज़ का प्रोडक्शन भी चालू करते हैं। ठीक है, अब ये दुकान वाला सोच रहा है कि प्रोडक्शन भी चालू करते हैं। पहले जनरल स्टोर की दुकान थी, अब कह रहा है कि हम एक चीज़ का प्रोडक्शन चालू करते हैं, इसको भी अपनी दुकान के थ्रू बेचेंगे, खरीदेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, कई बार लीगल फ्रेमवर्क में, है ना, देखो अब यही मान लो इंसान प्रोडक्शन कर रहा है, मान लो ये प्रोडक्शन भी कर रहा है एक दुकान वाला, तो मान लो ये घी का प्रोडक्शन सपोज कर रहा है, पहले भी घी बेचता था अपनी दुकान पे, अब अपना भी एक घी निकाल के बेचने लगा, अपने गाय भैंसों का भी घी निकाल के बेचने लगा। अब क्या होता है, हितों का टकराव उत्पन्न हो सकता है कि ये अपनी दुकान में सोचेगा कि अपना ही घी ज़्यादा से ज़्यादा बेच लें। इस कारण ये क्या करता है, एक ये जो प्रोडक्शन कंपनी है इसको दूसरे लीगल फ्रेमवर्क में देता है, एक्विजिशन करने के लिए दूसरी कंपनी सृजित करता है ताकि हितों का टकराव हट सके। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेशल पर्पस कंपनीज। अब क्या होता है, देखो यही चीज़ इसमें समझ लो, मतलब ये तो मैंने दुकान वाले एग्जांपल से बनाई, यही चीज़ इस पर समझ लो कि क्या होता है, सूचीबद्ध सेल कंपनियां होती है। देखिए सेल कंपनियों का मतलब क्या होता है, सेल कंपनियों का मतलब ये होता है जो स्वयं कुछ व्यापार या कुछ काम धाम नहीं करती हैं, केवल इनको पैसे के लेन देन के लिए रखा जाता है बेसिकली। ठीक है, सेल कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो बेसिकली पैसों की लेन देन के लिए होती हैं, खुद कुछ व्यापार नहीं करती हैं, कुछ कार्य नहीं करती हैं, कुछ वास्तविक उत्पादन गतिविधियों में नहीं सम्मिलित होती है। तो अब देखिए यही न्यूज़ में क्या था, हालिया रिपोर्टों के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने भारत में एसपीएसी की सुविधा प्रारंभ कर सकता है। मतलब कह रहा है कि भारत में स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी, आप देखोगे बहुत सारा एक्विजिशन हो रहा है, वॉलमार्ट ने किया है ना, फ्लिपकार्ट में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया। अब देखोगे अभी जोमेटो का आईपीओ आया, तो बहुत सारे आईपीओज और ये सब आ रहे हैं। इसलिए भारतीय जो सेबी है वो सोच रहा है कि एक एसपीएसी की सुविधा शुरू कर देते हैं। एसपीएसी क्या है, सूचीबद्ध सेल कंपनियां हैं जिनका उद्देश्य केवल गैर सूचीबद्ध या निजी कंपनियों का अधिग्रहण करना और उनका विलय करना है। बेसिकली कंपनियों का अधिग्रहण और विलय करना इसका उद्देश्य होता है और कुछ नहीं होता है। तो लिखा भी है, स्वयं व्यापार संचालन नहीं करती हैं। ठीक है, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से पूंजी जुटाता है केवल। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, केवल यही काम करता है। वर्तमान में भारत में अनुमति नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछेगा, यूपीपीसीएस नहीं पूछेगा। ठीक है, तो यूपीएससी में हो सकता है पूछ दे कि एसपीएसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दो। हाल में ही सेबी ने इसको प्रारंभ कर दिया है, तो ध्यान रखना, अभी प्रारंभ नहीं किया है, बोला है कि कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा पूछ सकता है कि इसको भारत में आईपीओ के माध्यम से पैसा जुटाने की अनुमति है, तो ध्यान रखना है कि अभी नहीं है। ठीक है, जब हो जाएगा तो देखा जाएगा। फिर है, इन्हें ब्लैंक चेक कंपनियां भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि एसपीएसी के निवेशकों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती कि उनकी पूंजी का उपयोग कहां और कैसे किया जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, कोई भी अधिग्रहण वाली कंपनी है, किसका अधिग्रहण करेगी, उसका पैसे का क्या करेगी, इसको कुछ आइडिया नहीं होता है, इसीलिए भारत में इसको लागू भी सेबी ने नहीं किया था। ठीक है, तो बेसिकली ये बात आप लोग समझ जाइएगा। अगला है ब्रेंट क्रूड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। इसमें बेसिकली आपको ध्यान रखना है, दो तरह के क्रूड ऑयल होते हैं, एक होता है स्वीट, एक होता है सौर। सौर मतलब खट्टा, है ना। अब यार इसको क्या बोलते हैं, मुझे प्रोनाउंसिएशन उससे आता नहीं है। ठीक है, तो अपने आप लोग देख लेना। अब स्वीट क्रूड ऑयल में दो क्रूड ऑयल बहुत फेमस होते हैं। एक होता है, देखो वेस्ट, कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है कहीं, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, WTI, यहाँ पे लिखा है ना, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। ठीक है, एक तो ये होता है, दूसरा होता है ब्रेंट क्रूड। तो दो चीज़ होता है। ठीक है, अब ब्रेंट क्रूड नॉर्थ सी से निकलता है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट प्रायः टेक्सास, लुसियाना, नॉर्थ डकोटा यहाँ से निकलता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अब देखो दो तीन चीज़ जो इसमें काम की है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं मैं वो बता देता हूँ। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछेगा, हाल में चर्चा में रहा वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्या है, WTI क्या है, तो आपको ध्यान रखना है ये है
कच्चे तेल की एक प्रकार है, कच्चे तेल का एक प्रकार है। यूपीएससी थोड़ा सा हो सकता है कि और टफ बना के पूछ दे कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला, ये नॉर्थ सी से निकाला जाता है, तो स्टेटमेंट गलत है, दिख रहा है भाई, नॉर्थ सी से नहीं निकालते हैं इसको, टेक्सास, लुसियाना और नॉर्थ डकोटा से निकालते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट दे सकता है, ओपेक देश इसे प्रमुख तेल मानते हैं अपनी तेलों का कीमत निर्धारित करने के लिए, तो ध्यान में रखना ये भी गलत है। देखोगे ब्रेंट क्रूड का मूल्य ओपेक देश बेसिकली मानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्टेटमेंट बन सकता है यूपीएससी में। यूपी पीसीएस में तो सीधा इनकी औकात इससे ज़्यादा नहीं है। अब कोई बुरा नहीं मान जाएगा कि सर आप यूपी पीसीएस की औकात को पे कैसे डिस्कशन कर सकते हो, आपकी खुद नहीं औकात है। मुझे पता है मेरी औकात नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। हमेशा मूर्ख आदमी ही क्या करता है, बुद्धिमानों की आलोचना करता है, ठीक है। तो मैं अपने आप को एकदम बिल्कुल मूर्ख घोषित कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आलोचना करूँगा। तो मैं सीधे बोल रहा हूँ कि यूपी पीसीएस की औकात नहीं है, ये वाला क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं न्यूज़ को। क्या लिखा है, सऊदी अरब के ऑयल फील्ड्स के आसपास सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण ब्रेंट क्रूड का मूल्य $70 से ऊपर पहुंच गया। वही सब अटैक हुआ था, आपको पता है, सऊदी अरब अरामाको जो कंपनी है उसके ऊपर अटैक हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेंट क्रूड का मूल्य मुख्यतः ओपेक यानी ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंपनीज, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कितने देश हैं वर्तमान में ओपेक में, और दूसरा है आपको बताना है कि कतर ओपेक का सदस्य है कि नहीं। तो दो चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में तुरंत बताना है, ठीक है। अब ये देखो, तो ये बोला है कि एक अंतर्राष्ट्रीय मानक मूल्य बेसिकली ब्रेंट क्रूड का मूल्य होता है, ओपेक कंट्री इसको मानक मूल्य मानती हैं, ठीक है। और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट अमेरिकी कच्चे तेल कीमतों के लिए एक मानक है। तो दो चीज़ है, ओपेक वाले किसको मानते हैं, ब्रेंट क्रूड को मानते हैं, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट को अमेरिकी मानते हैं। तो सिंपल सी बात है। और दूसरा आप लोग को ये ध्यान रखना है, ये दोनों मैंने क्या बोला था, मीठे तेल है। मीठे मतलब क्या बोला था, स्वीट, सॉरी, मीठा मतलब स्वीट है ना, तो स्वीट तेल है। स्वीट तेल का मतलब क्या था, सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है और इनका डेंसिटी कम होती है, जिससे निकालना आसान हो जाता है इनको, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे होते हैं इस वजह से। अगला देखते हैं, RODTEP यानी रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, ठीक है। ये एक न्यूज़ है ना। अब ये क्या है, बेसिकली एक योजना है, निर्यात किए गए उत्पादों पर शुल्कों एवं करों में छूट देने की योजना, ठीक है। सिंपल सी बात है, यानी आप कोई उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं तो उस पर जो शुल्क एवं कर लगता था उसको भारत सरकार वापस करती थी। तो वही चीज़ है, अब ये कह रहा है RODTEP के अंतर्गत उत्पादन आयातकों जैसे विद्युत कर, डीजल कर, पंचायत कर, स्टाम्प शुल्क पर निर्यातकों को शुल्कों एवं करों में छूट प्रदान की जाती है, ठीक है। इस योजना के तहत निर्यातकों को प्रदत्त लाभ दरें विभिन्न मुद्दों के कारण विलंबित हुई हैं। बेसिकली है क्या, थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लो। मान लो कोई व्यक्ति क्या करता है, उत्पादन कर रहा है मोटरसाइकिल का, ठीक है। अब मोटरसाइकिल उत्पादन कर रहा है और वो इसका निर्यात कर रहा है। अब क्या होता है, जब उत्पादन कर रहा है तो मान लो कच्चा माल मंगा रहा है, तो कच्चे माल पे बहुत सारा टैक्स लगता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, तो देखो यही सब चार्ज लगता है, विद्युत कर, डीजल मंगा रहा है तो डीजल पे टैक्स, पंचायत टैक्स, स्टाम्प शुल्क, ये सब लगता है। अब क्या होता है कि अब वो बेच रहा है तो उसका, जब वो बाहर बेच रहा है, निर्यात कर रहा है, तो मान लो चाइना भी यही वाली मोटरसाइकिल बना रहा है, चीन भी यही वाली मोटरसाइकिल बना रहा है, तो चूंकि उस पर ये सब टैक्सेस कम लगते हैं तो हमारे जो भारत का निर्यात का उत्पाद हो जाता है उसकी कीमत कम्पिटिटिव नहीं हो पाती है, ठीक है। ये बात समझिएगा, तो उसकी कीमत कम्पिटिटिव नहीं हो पाती है। इस वजह से क्या है, बेसिकली एक सेकंड, है ना, इस वजह से बेसिकली आप देखेंगे कि ये जो है योजना लागू की गई, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेसिकली वो बना देगा, प्रतिस्पर्धी बना देगा अगर ये सब नहीं रहेगी। अब इसी को बोला है कि कुछ कुछ कारणों से भारत में ये प्रॉब्लमेटिक रहा है, ठीक है, भारत में प्रॉब्लमेटिक रहा है। अब अगला हम लोग देख लेते हैं, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, ठीक है। इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म IGP, ये क्या है, सेबी ने स्टार्टअप के लिए, ठीक है, क्या किया है, लिस्टिंग होने की प्रक्रिया को पुल की तुलना में सरलीकृत किया है, ठीक है। जो पहले प्रक्रिया थी उसको सरलीकृत किया है और इसको बेसिकली 2019 में आरंभ किया गया था। क्या उद्देश्य था कि प्रौद्योगिकी उन्मुख स्टार्टअप या शुरुआती चरण के निवेशकों वाली कंपनियों के एक सुगम ढांचे में सूचीबद्ध होने का। अब देखो सिंपल सी बात है, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म क्या है, नाम से ही लग रहा है, एक जो इनोवेटर्स कौन लोग, जो लोग स्टार्टअप वाले होते हैं उनको आसानी से पैसा मिल जाए, उनका ग्रोथ हो जाए। भाई पैसा आसानी से मिलेगा तभी तो उनका ग्रोथ होगा, ठीक है। जैसे ही देखो यूपीएससी हिंदी को पैसा नहीं मिल पाता है सही से, तो क्या होता है, ग्रोथ, लेकिन अब मिल रहा है। अब ऐसी बात भी नहीं है, ये शिकायत मेरी बंद हो चुकी है, ठीक है। अब अच्छा खासा लोग एडमिशन ले रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, भरोसा दिखा रहे हैं और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अब देखो इधर, तो मैं ये कह रहा हूँ, है ना, एक मंच के रूप में IGP में पूंजी की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि और शुरुआती चरण के लिए
प्रतिबद्धता बच गई है। बेसिकली यही है, सिंपल सी बात है। इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म सेबी का एक तरीका है, वो क्या करता है कि जो नए स्टार्टअप्स हैं इनको सूचीबद्ध होने के लिए सरलीकृत मानदंड प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये आसानी से सूचीबद्ध हो जाते हैं, वो वाला बेसिकली यहाँ पे मानदंड होता है। तो बस आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि इसके माध्यम से क्या होता है, स्टार्टअप आसानी से पूंजी इकट्ठा कर पाते हैं, और कुछ ध्यान में नहीं रखना है। अगला है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब देखो, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले तो आपको ये बताना है ये कौन जारी करता है, दूसरा आपको ये बताना है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, जो 8 है ना कोर उद्योगों का जो सूचकांक है वो कौन जारी करता है, और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और 8 कोर इंडस्ट्रीज के इंडेक्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये दोनों तीनों चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन में बताते रहनी है। अब बेसिकली मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या है, ये बेसिकली अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विनिर्माण गतिविधियों की निगरानी करता है। ठीक है, इसी को डिटेल में समझाने से पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं 15 अगस्त तक स्पेशल 15% डिस्काउंट चल रहा है, यानी जो यूपीएससी के कोर्सेज हैं और ये खास तौर पे मेरे निर्देशन में चल रहे हैं, तो जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है वो केवल 1275 रुपये में यूपीएससी की, और आप देख पाओगे यूपी पीसीएस की केवल 850 रुपये में। मतलब इससे सस्ती टेस्ट सीरीज़ मुझे नहीं लगती है मार्केट में कोई होगी, और बढ़िया तो अपने आप रिजल्ट के बाद पता ही चलेगा, है ना। वो मैं अभी बोल के अपना बखान नहीं करूँगा, रिजल्ट आने के बाद आप लोग खुद देख लीजिएगा कि कैसी टेस्ट सीरीज़ थी, क्या रहा, है ना। क्वेश्चन सीधे आए ना आए, लेकिन जो ये इंसान जो 30 क्वेश्चन लगा लेगा, जो 30 ये टेस्ट लगा लेगा, वो यूपी पीसीएस में उस दिन पेपर के पहले आधे घंटे नाचेगा पेपर देख के, कहेगा यार क्या बता दिए, मतलब क्या गजब मजा आ गया। ठीक है, तो खैर ये सब बातें हम लोग बाद में करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली है क्या इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, लगभग 1 महीने के औद्योगिक उत्पादन की माप प्रस्तुत कर रहा है। देखो नाम ही है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी जो औद्योगिक उत्पादन हो रहा है उसका इंडेक्स है, वही सूचकांक है। ठीक है, अब देखो ध्यान में रखना है, इसमें 3 क्षेत्र हैं। ये आप देखोगे जो लोग इसके क्विजेस दिए होंगे विजन वाले, उसमें एक क्वेश्चन पक्का पूछा होगा कि कितने क्षेत्र हैं, मतलब क्या क्या होते हैं। ठीक है, आईआईपी जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होती है बेसिकली, ठीक है, उसमें 3 क्षेत्रक होते हैं। देखो यही, खनन पहला, विनिर्माण दूसरा, विद्युत तीसरा। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में इनका वेटेज बताना है। मैं लगभग वेटेज बता दे रहा हूँ, हालांकि आप लोग यार देख लेना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। 75% के आसपास वेटेज है, ठीक है, विनिर्माण का, और बाकी ये 13% लगभग खनन है, और फिर विद्युत है लगभग 11-12%। तो एक बार आप लोग देख लेना, मतलब 73-75% विनिर्माण सबसे ज़्यादा है। बेसिकली ऑर्डर याद कर लो चाहो तो, विनिर्माण सबसे ज़्यादा, मैन्युफैक्चरिंग, फिर है आपका खनन, और फिर है विद्युत। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा ये बात आप लोग कमेंट सेक्शन में गूगल सर्च करके बताओगे, क्योंकि मेरे सामने ये चीज़ नहीं है, तो मैं गारंटी नहीं ले सकता कि मैं सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्वेश्चन यही पूछेगा, यूपी पीसीएस में यही पूछेगा, ठीक है, कि कितने घटक हैं आईआईपी के, और दूसरा ये पूछेगा किसके द्वारा जारी करते हैं। तो किसके द्वारा आईआईपी जारी होता है, तो देखो लिखा है मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। ठीक है, ध्यान से सुन लेना, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा संकलित एवं प्रकाशित होती है ये रिपोर्ट आईआईपी। अब क्या है इसमें, देखो यहाँ पे लिखा भी है, तो मैं इसको 1 मिनट बता भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने पहले बताया कि ये देखो आईआईपी जो होता है उसके 3 घटक मेजर होते हैं, खनन, विनिर्माण और विद्युत, इसके 3 मेजर घटक होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, एक इंडेक्स होता है 8 कोर इंडस्ट्रीज का इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। उसमें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें होती है, 8 कोर उद्योग हैं। ये जो 8 कोर उद्योग हैं इनका वेटेज आईआईपी में, यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, इन 8 कोर उद्योगों का वेटेज 40% के आसपास है, 40.67 एग्जैक्टली। ठीक है, तो लगभग 40% इनका वेटेज है, इनका हिस्सा है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। अब क्या है, इसमें जनरली यूपी पीसीएस कई बार तो परसेंटेज ही पूछ देता है कि इलेक्ट्रिसिटी का कितना परसेंटेज, तो लगभग अभी देखो, है ना, अभी इसको डिस्कशन कर लेते हैं। देखो मुझे परसेंटेज नहीं याद है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, आप ऐसे याद कर लो, रेस कोकर NCF, ये बेसिकली ऑर्डर है। ठीक है, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर, ये बेसिकली आप देखोगे ऊपर सबसे ज़्यादा है रिफाइनरी, लगभग इसका वेटेज 18% है, इसका वेटेज लगभग 12-13% है ना। बेसिकली ये वेटेज के ऑर्डर में है। फर्टिलाइजर का वेटेज सबसे कम है। ठीक है, तो आप देखोगे जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में जो वेटेज है, जैसे जब हम बेसिकली 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का जब इंडेक्स निकालते हैं, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, तो इसमें क्या करते हैं, हम वेटेज देते हैं।
कौन सी चीज़ को कितना वेटेज देंगे, तो हम इसमें रिफाइनरीज का वेटेज सबसे ज़्यादा रखते हैं, 18% के आसपास रखते हैं। इसको देख लेना एग्जैक्टली, है ना, एक बार देख लेना चाहिए कितना वेटेज है। ऑर्डर यही है जो मैं बता रहा हूँ, एकदम 100% श्योर है क्योंकि मैंने याद किया है। रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, यहाँ पे सीमेंट और फर्टिलाइजर, तो ये 8 इंडस्ट्रीज़ हैं। ये ऑर्डर आप ध्यान में रख लेना। लेकिन ये जो है, अब देखो अंतर फिर से समझना, कंफ्यूज नहीं होना है। आईआईपी कौन जारी करता है? मॉस्पी, ठीक है। लेकिन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का जो इंडेक्स है, कहाँ लिखा है? कोर क्षेत्र, जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का इंडेक्स है, ये जारी करता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ, ये क्या नाम है उसका, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, कुछ बोलते होंगे, इंग्लिश में देख लेना एक बार। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का बेसिकली आपको सुना होगा आप लोगों ने, DPIIT, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड वाला जो डिपार्टमेंट है, पहले इसको DIPP बोलते थे। मुझे देखो फुल फॉर्म याद नहीं है यार, वहाँ पे औद्योगिक संवर्धन विभाग कुछ ऐसे ऐसे बोलते हैं, है ना, आंतरिक उद्योग व्यापार संवर्धन विभाग समथिंग कुछ है। तो ध्यान रखना है, वो जारी करता है। बेसिकली मैं बता रहा हूँ, फिर से ध्यान रखो, कोर इंडस्ट्रीज का जो इंडेक्स है वो जारी करता है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। लेकिन जो ओवरऑल IIP है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये जारी करता है मॉस्पी, ठीक है। तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और UPSC UPPCS दोनों में पूछ सकता है। तो कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं शॉर्ट नोट्स आप लोग क्या क्या बनाएंगे? पहली बात, कौन जारी करता है, ठीक है। दूसरी बात, वेटेज। तीसरी बात, कौन से घटक हैं IIP के। चौथी बात, यहाँ पे ये मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं कहूँगा अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस है। फिर कोर क्षेत्र का वेटेज, जो मैंने ऑर्डर बताया उस आधार पे आप लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, नीचे लिखा ही है, सॉरी, 8 कोर उद्योगों को सूचकांक, देखो नीचे ही दिया हुआ है ना, आप लोग देख भी पा रहे होगे, वही लिखा भी है। DPIIT के आर्थिक सलाहकार कार्यालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जारी करता है, ठीक है। तो चलो बढ़िया है, मतलब कंफर्म हो गया कि यही जारी करता है। इसने कहा है कि सभी 8 क्षेत्रों में 4.6% गिरा है और 40.27% इसका IIP में से है। तो मान लो IIP का वेटेज अगर 100 मान लो IIP में 100 चीज़ें थी, तो जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का वेटेज है इसमें 40.27 चीज़ें इन्हीं की हैं, ठीक है। यही बात समझना है। अच्छा देखो, यहाँ पे दिया भी 28% है, सॉरी 18 गलत था, मैं मिस्टेक के लिए माफ़ी चाहता हूँ, है ना। 28 यहाँ पे मैंने 18 बता दिया था, वो गलत था, 28 है। विद्युत 19-20 के करीब है, इस्पात 18 के आसपास है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना, वेटेज याद करने की जरूरत नहीं, देखो वही बन रहा है। R, देखो यही चीज़ बन रहा है, RES को कर NCF, वही चीज़ बन रही है जो मैंने ऑर्डर बताया था, वही है। ये ऑर्डर सही है, बाकी परसेंटेज कहाँ किसी को याद रहता है, ठीक है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला है सेफ गार्ड ड्यूटी। अब सेफ गार्ड ड्यूटी क्या होता है, देखो नाम ही लिखा है ना। देखो 2 चीज़ होती है, कई सारी चीज़ होती है। एक होता है डंपिंग शुल्क और सेफ गार्ड ड्यूटी। तो सेफ गार्ड ड्यूटी और डंपिंग शुल्क में कंफ्यूज नहीं होना है। डंपिंग क्या होता है, बेसिकली जब कोई देश बाह्य बाजार में, मान लो चाइना, इसी तरह समझा दे रहा हूँ। डंपिंग क्या होता है, चीन बाहर, मतलब अपने देश के बाहर किसी अन्य देश को जब वस्तु बेच रहा है, इतनी सस्ती बेच रहा है कि वह उसके देश में बिकने वाली वस्तु से भी सस्ता अन्य देशों में बिक रही है, ठीक है, तो बोलते हैं कि वो डंपिंग कर रहा है अन्य देशों में। बेसिकली जो मार्केट प्राइस, जो नॉर्मल मार्केट प्राइस है, उससे भी सस्ता बेच रहा है वस्तु, ठीक है, तो बोलते हैं उसको डंपिंग करना। सेफगार्ड ड्यूटी क्या होती है, बेसिकली सेफगार्ड ड्यूटी होती है जब हम अपने उद्योगों को बचाने के लिए ड्यूटी लगाते हैं। बेसिकली हमारे इतना सस्ता निर्यात हो जाता है, कोई देश हमारे घर पे इतना सस्ता निर्यात बेच रहा है कि हमारे उद्योगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग लगाते हैं सेफगार्ड ड्यूटी। तो वही देखो लिखा हुआ है, वित्त मंत्रालय सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर के आयात पर 10% रक्षोपाय शुल्क आरोपित करने के लिए वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत व्यापार उपचार महानिदेशालय की अनुशंसाओं को अस्वीकार कर दिया है। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर ध्यान दो, देखो एक होता है व्यापार उपचार महानिदेशालय, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, ठीक है, ये किस मंत्रालय के अधीन है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन है। ये अनुशंसा करता है कि सेफगार्ड ड्यूटी लगाओ। लागू कौन करता है, अंतिम में वित्त मंत्रालय लागू करता है, ठीक है। तो वित्त मंत्रालय का जो बेसिकली राजस्व विभाग है वो है ना, वो ये चीज़ें लगाता है, ठीक है। अब देखो वही लिखा हुआ है नीचे, रक्षोपाय शुल्क एक अस्थायी राहत है, किसी उत्पाद के आयात अप्रत्याशित रूप से उस सीमा तक बढ़ जाने के उपरांत लागू किया जाता है जिस सीमा तक उसी उत्पाद के घरेलू निर्माण को नकारात्मक रूप से प्रभावी करने लगता है, ठीक है। तो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अंतर्गत ये लगाया जाता है। अब देखो एक चीज़ समझो, बेसिकली वही बात मैंने बताई, सेफगार्ड ड्यूटी क्या है ना,
बहुत ज़्यादा जब आयात बढ़ गया किसी चीज़ का, बहुत ज़्यादा आयात बढ़ गया कि घरेलू उत्पादन एकदम प्रभावित हो गया नकारात्मक रूप से, तब इसको लगाया जाता है। ठीक है, तो मैंने ये बात ऑलरेडी समझा दी है। अगला है काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर। ठीक है, काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर क्या है? देखो इसमें क्या है कि बैंक क्या करते हैं, जैसे बैंकों का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है मान लो, तो बैंक बेसिकली उस समय के लिए तैयार रखते हैं अपने कुछ पैसा जो कमा रहे हैं बैंक, मान लो बैंक 100 रुपये अर्जित कर रहे हैं, ठीक है, तो उस 100 रुपये में से कुछ पैसा, मान लो 5 पैसा या 10 पैसा या 15 पैसा 100 रुपये में से रखते हैं कि जब बिजनेस साइकिल खराब हो जाएगी, जब हो सकता है कि मान लो अभी बहुत बढ़िया चल रही है, मान लो अभी शेयर मार्केट और सब चीज़ भारत में बिजनेस का क्राइटेरिया बहुत अच्छा चल रहा है और सब चीज़ ग्रोथ हो रहा है, तो बैंक इस ग्रोथ के समय काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर की रेट करता है। मतलब अभी साइकिल डेवलपमेंट वाला चल रहा है, विकास वाला साइकिल चल रहा है, लेकिन बैंक कौन सा पैसा रखते हैं? काउंटर साइक्लिक, कि जब खराब अवस्थिति आ जाएगी तब हम क्या करेंगे, उसके लिए बैंक जो पैसा रखते हैं उसको बोलते हैं हम लोग काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर, यानी पूंजी का एक बफर क्रिएट करते हैं बैंक कि जब स्थिति खराब हो जाएगी तब कैसे बचेंगे। ठीक है, तो देखो वही चीज़ लिखी हुई यहाँ पे है ना, काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर व्यापार चक्र से संबंधित जोखिमों से निपटने हेतु बैंक द्वारा संरक्षित इक्विटी पूंजी है। इसका उद्देश्य है अनुकूल समय में पूंजी का एक बफर निर्मित करना जिसका उपयोग प्रतिकूल समय में किया जा सके। ठीक है, तो वही बताया कि बहुत अच्छा चल रहा है तो बहुत खराब समय के लिए रखा जा सके। ठीक है, और दूसरा उद्देश्य कि ऋण वृद्धि एक लिमिट हो, क्योंकि भाई बैंक का पैसा कुछ इसमें चला गया तो ऋण वृद्धि ऐसा ना हो कि बैंक अनियमित तरीके से करे। अब देखो ये बेसिकली है ना बेसल थर्ड मानदंड, आपको पता होगा बेसल थर्ड मानदंड बैंकों के लिए पूंजी सृजित करने का एक मानदंड है कि बैंक मतलब फेल ना हो जाए, बैंकों को फेलियर से बचाने के लिए स्विट्जरलैंड में एक बेसल जगह है, वहाँ के जो बैंकिंग एसोसिएशन है, इंटरनेशनल बैंकिंग एसोसिएशन है, इन लोगों ने मिलजुल के ये बात बनाई थी, बेसल थर्ड मानदंड बनाया था। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर सेटलमेंट कुछ ऐसे नाम है, देख लेना एक बार, मुझे नाम नहीं याद है, IBS कुछ है। ठीक है, तो बेसल थर्ड मानदंड बनाया था ताकि 2008 की जैसी मंदी अब दोबारा ना आ सके। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत बहुत सारे बफर आपने सुना होगा कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सुना होगा आप लोग ने। ठीक है, जोखिम वाला बफर सुना होगा, मतलब बहुत अलग अलग तरह के टियर 1 पूंजी, टियर 2 पूंजी आप लोग ने कभी न्यूज़ में सुनी होगी। मैं वो नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं जस्ट समझा दे रहा हूँ कि बेसल 3 मानदंडों के अंतर्गत कहा गया था कि काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर भी क्रिएट करें। RBI ने दिशा निर्देश जारी कर दिए थे लेकिन 0% रखा था, क्योंकि यार अभी उतना पैसा बैंकों के पास है ही नहीं, ऐसे ही बैंक डूब रहे हैं तो कहाँ से पैसा निकालेंगे। फिर अगला ऑपरेशन ट्विस्ट है ना, ये ऑपरेशन ट्विस्ट। अब ये क्या है, इसमें बेसिकली ये है बैंक क्या करता है, बेसिकली ऑपरेशन ट्विस्ट ये अमेरिका ने एक बार किया था, तो अमेरिकी जो फेडरल रिजर्व बैंक है उसका देखा देखी भारतीय रिजर्व बैंक भी इसको चुरा रहा है, ऑपरेशन ट्विस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है ट्विस्ट करने का मतलब क्या होता है, चीज़ों को मोड़ तरोड़ देना। तो मान लो मार्केट में पहले से लॉन्ग टर्म वाले बॉन्ड बिके हुए थे, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म वाले बॉन्ड को खरीद लिया RBI ने और शॉर्ट टर्म वाले बॉन्ड बेच दिए, इसी को बोलते हैं हम लोग ऑपरेशन ट्विस्ट। अब देखो वही लिखा है, देखो क्या लिखा है, हाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों के 10 वर्ष के प्रतिबल को कम करने और मौद्रिक संचरण के संचालनार्थ ऑपरेशन ट्विस्ट का अपना संस्करण आरंभ करने का निर्णय लिया है। ऑपरेशन ट्विस्ट अभी समझा दूंगा, एक बार पढ़ के समझा दूंगा ऑपरेशन ट्विस्ट, क्योंकि अब लास्ट पेज ही है, खत्म होने वाला है हम लोग का। ठीक है, हालांकि ये भी लंबा वीडियो बन गया, मुझे लगा कि यार ये आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये देखो एक ऐसा कदम है, केंद्रीय बैंक अल्प अवधि की प्रतिभूतियों का विक्रय करने के साथ साथ दीर्घ अवधि की प्रतिभूतियों को खरीदने का निर्णय लेता है। ठीक, अब देखो क्या है, बेसिकली ऐसे समझो, होता यह है कि मार्केट में देखो क्या है, मार्केट में बॉन्ड बिकता है, बिल और बॉन्ड, बेसिकली ऐसे समझ लो प्रतिभूतियां, मैं इसको लिख रहा हूँ सिक्योरिटीज़, ताकि आप लोग अब चिल्लाने लगोगे सर बॉन्ड तो 1 साल से कम को बोलते हैं, आपने तो सर ऐसा बता दिया। ठीक है, कई बार फीलिंग भी समझनी होती है ना, मैं ये कह रहा हूँ बेसिकली मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, GS लिख दे रहा हूँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बिकती हैं। इसमें क्या होता है, एक तो 10 वर्ष की भी, 10 वर्ष से कम अवधि की भी सिक्योरिटीज़ होती हैं, 10 वर्ष से ज़्यादा की भी अवधि की होती हैं। अब मान लो कोई बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो 10 वर्ष से कम वाले पे ज़्यादा करेगा, क्योंकि भाई इसका रिटर्न अपने मतलब देख पाएगा कि यार जल्दी से जल्दी उसको रिटर्न मिलने की आकांक्षा रहेगी, तो जल्दी से जल्दी ले पाएगा। इसके लिए क्या होता है, इसकी डिमांड खूब बढ़ जाती है, इसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो जो इस पर रिटर्न होता है, जो ग्राहक मतलब जो इसमें पैसा रिटर्न करते हैं, जो मतलब जो ग्राहक इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसा, उनको रिटर्न ज़्यादा मिलता है। लेकिन जो लंबी अवधि के बॉन्ड है इसका यील्ड कम हो जाता है। ठीक है, बॉन्ड यील्ड लंबी अवधि के बॉन्ड का कम हो जाता है। ठीक है, तो RBI क्या करता है, मार्केट में ये वाला बॉन्डवा खरीदने लगता है।
ये वाला बॉन्ड खरीदेगा, जब आरबीआई खरीदने लगेगा तो क्या होगा, इस वाले बॉन्ड की कीमत बढ़ने लगेगी, और ये वाला मार्केट में बेच देगा तो इसकी कीमत कम हो जाएगी। तो बेसिकली आरबीआई क्या करता है, मार्केट में कंट्रोल ला देता है, ठीक है। तो वही चीज़ देखो लिखा है 10 वर्ष के प्रतिफल को कम करने, 10 वर्ष के प्रतिफल को कम करने। अब 10 वर्ष वाला जो प्रतिफल है कैसे कम होगा, यानी इसकी सप्लाई बढ़ जाए तभी तो कम होगा। तो वो आरबीआई यही काम ऑपरेशन ट्विस्ट के माध्यम से करता है, अल्प अवधि की प्रतिभूतियां बेच देता है, मार्केट में ला देता है, और दीर्घ अवधि की प्रतिभूतियां खरीद लेता है। तो दीर्घ अवधि की खरीदेगा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, अल्प अवधि की खरीदेगा तो उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, बेचेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी। इस वजह से क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। जो यील्ड होता है बेसिकली हम लोग इसी को यील्ड इन्वर्जन भी बोलते हैं, लेकिन यील्ड इन्वर्जन अभी मैं नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि ऐसे ही बहुत लेट हो रहा है ना, इकोनॉमिक्स आज खत्म ही हो जाए तो सही है। अगला है करेंसी वॉच लिस्ट। तो करेंसी वॉच लिस्ट ध्यान रखना है, अमेरिका ने भारत को भी इस लिस्ट में रखा है। देखो क्या है, अमेरिका ने मुद्रा क्रिया खिलाफ निगरानी सूची, करेंसी प्रैक्टिस मॉनिटरिंग लिस्ट में भारत, चीन, जर्मनी, इटली, ये चारों देश का नंबर याद रख लो आप लोग, ठीक है। किसको किसको है, भारत, चीन, जर्मनी, इटली, बाकी 11 देश और हैं सहित 11 मतलब 7 देश और है इसके अलावा, लेकिन आप केवल इनका है तो मतलब ध्यान रखना जर्मनिया को भी शामिल कर लिया है, ठीक है। तो भारत, चीन, जर्मनी, इटली सहित 11 देश को शामिल किया है। बेसिकली अमेरिका के ये आरोप है कि ये देश ऐसा लगता है कि अपनी मुद्रा का जानबूझ के अवमूल्यन करते हैं। अब मूल्य देखो क्या होता है कि मान लो भारत का मुद्रा $1 के बराबर 70 रुपये बिक रहा था, ठीक है, $1 का 70 रुपये मिल रहा था। अब भारत ने क्या किया, $1 के बराबर 75 रुपये देना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। अच्छा, दूसरी बात, जब मुद्रा का कीमत घट जाती है, मतलब $1 में अधिक रुपया मिलने लगता है, तो क्या होता है, निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है, तो इससे क्या होता है, उद्योगों को फायदा होता है। तो अमेरिका का ऐसा आरोप है कि भारत और चीन, जर्मनी, इटली जैसे देश जानबूझकर अपनी रुपया का अवमूल्यन करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, निर्यात की लागत कम हो जाती है और व्यापार घाटे में कमी होती है, ठीक है। तो बेसिकली यही बात है, लेकिन ध्यान देना है कि अभी वॉच लिस्ट में है, तो ध्यान रखना कि कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं किया है अमेरिका, कोई दंड नहीं दिया है कि, है ना, लेकिन विश्वास में कमी आ जाती है। भाई अमेरिका जैसा देश जब ऐसे रख रहा है तो विश्वास में कमी आएगी। अगला है नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान भी मत दो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। चाहे तो चलो देख ही लेते हैं, नहीं तो आप लोगों के सर टॉपिक छुड़वा दिया आप। ये बेसिकली ऐसे व्यक्ति हैं नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन, देखो जो भारत में नहीं है, ध्यान रखना क्या लिखा है, पढ़ो, नॉन रेजिडेंस टैक्सेबल पर्सन्स, ठीक है, भारत में नहीं है, ठीक है, लेकिन लेन देन करते हैं, ठीक है, वस्तुएं एवं सेवाओं की आपूर्ति से संबद्ध लेन देन करते हैं, लेकिन भारत में व्यवसाय या निवास का निश्चित स्थान नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ प्रावधान किया गया है, लिखा है इन्हें भारतीय जीएसटी कानून के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना आवश्यक है, बस सिंपल सी यही बात है नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन के लिए, ठीक है। अगला है न्यूयॉर्क कन्वेंशन, इसको ध्यान में रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सिंगापुर कन्वेंशन, न्यूयॉर्क कन्वेंशन, तो सिंगापुर और न्यूयॉर्क दोनों कन्वेंशन क्या है, मध्यस्थतम से रिलेटेड है, तो ध्यान रखना। एक सिंगापुर कन्वेंशन भी नोट कर लो, मध्यस्थतम मतलब मीडिएशन और काउंसिलिएशन, जो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ठीक है, इससे रिलेटेड है न्यूयॉर्क कन्वेंशन, दूसरा सिंगापुर कन्वेंशन। तो वही लिखा है विदेशी मध्यस्थम पंचायतों की मान्यता और प्रवर्तन पर अभिसमय, ठीक है। कन्वेंशन ऑन रिकॉग्निशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड, बेसिकली क्या है, देखो नाम से ही लग रहा है, इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड। बेसिकली जो देश इन समझौतों में शामिल हैं वो ये मान लो भारत और चाइना, मतलब भारत और चीन इस समझौते में शामिल है, ऐसे समझ लो, इस समझौते में शामिल है। तो मान लो भारत का न्यायालय या चीन का न्यायालय कोई मीडिएशन या आर्बिट्रेशन का निर्णय देता है तो दोनों देशों को लागू करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो वही इसको यहाँ पर अलग तरीके भाषा में समझाया, वही लिखा है कि यह क्या करता है, विदेशी मध्यस्थम पंचायतों की मान्यता और प्रवर्तन, अर्थात दूसरे देश के राज्य क्षेत्र में दिए गए मध्यस्थम निर्णय, ठीक है, को क्या करता है, लागू करवाता है, बेसिकली, है ना, मनवाता है। तो वही चीज़ है और कुछ नहीं है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेना। भारत सहित 160 से अधिक देशों द्वारा न्यूयॉर्क कन्वेंशन का पालन किया जाता है। तो बस न्यूयॉर्क कन्वेंशन याद रखो, मध्यस्थतम से रिलेटेड है बस, और कुछ नहीं जाना। अब अगला चीज़ है जो इंपॉर्टेंट कुछ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में रहे उनको देख लेते हैं। पहला है बेटर देन कैश अलायंस, नाम से ही लग रहा है कि कैश के बड़ा डिजिटल लेन देन करो, है ना। तो इन्होंने क्या किया है, बेटर देन कैश अलायंस ने भारत सरकार और फिक्की के साथ मर्चेंट डिजिटाइजेशन समिट की मेजबानी की है। तो ध्यान रखना, ठीक है, मर्चेंट डिजिटाइजेशन समिट कौन कौन करा है,
बेटर देन कैश अलायंस और फिक्की भारत सरकार के साथ, ठीक है। तो ये यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है क्या बेसिकली, एक कहीं लिखा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चलो नहीं लिखा है तो देख लेते हैं। बीटीसीए सरकारों, कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी है, तो ध्यान रखना अंतरा सरकारी नहीं है, सरकारें भी हैं, कंपनियां भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी हैं, ठीक है। और ये कहता है डिजिटल भुगतान की बढ़ावा दो, बेसिकली भाई बेटर देन कैश, नाम ही है ना, यही सब लिखा है, डिजिटल बनाने के लिए बात कर रहा है। अगला है केंद्र सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, इसको क्यों न्यूज़ में रहा है सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी, क्योंकि इसको वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की एक क्षेत्रीय सीमा शुल्क प्रयोगशाला के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है। केवल इतना ध्यान रखना है आपको, और कुछ ध्यान में नहीं रखना है। अब अगला जो इंपॉर्टेंट क्या है, ये ध्यान में रखना है कि ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में है, ठीक है, ब्रुसेल्स में है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखो FATF, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बनाया था G7 ने, ठीक है। इसकी कई तरह की लिस्ट होती है, ठीक है। पहली बात तो एक चीज़ ये ध्यान होगा, इसको बनाया था G7 ने, भारत FATF का सदस्य है, इंपॉर्टेंट, मैंने पहले बताया था इंपॉर्टेंट है। दूसरा है ना, पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में है, ठीक है। और ये है क्या, 1989 में स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है जो कि धन शोधन, आतंकवादी वित्त पोषण आदि से निपटता है, ठीक है। तो केवल इतना ध्यान रखना कि G7 द्वारा बनाया गया, भारत सदस्य है, 89 में स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। इतना चीज़ इसमें शॉर्ट नोट्स लेना है और कोई काम की चीज़ नहीं है। दोस्तों ये जो QR है इसको स्कैन करके आप टेस्ट दे लो सभी लोग, और बताओ कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाना फायदेमंद हुआ है कि नहीं। और मैं फिर से बता दूं, यूपीएससी यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज आप लोग यूपीएससी हिंदी से ज्वाइन करिए। सभी लोग को आज़ादी के 75वें वर्ष की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। हम लोग भारत माता का जो नाम है उसको पूरे विश्व में ऊंचा करने के लिए एक शपथ लेते हैं और हमेशा अपने जीवन में इसके लिए प्रयास करते रहेंगे। और इसी के साथ आज के लिए हम लोग विदा लेते हैं। जय हिंद।